नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए शख्स के साथ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रिंसिपल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, उसी श्रृंखला में आज हम एक और शख्स से मुलाकात करेंगे जिसकी यूपीएससी के अंदर 24वीं रैंक थी। इनका नाम है मिस्टर राजीव रंजन। और आज हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपनी जो ये पोस्ट प्राप्त करी या इस रैंक तक पहुँचे, उन्होंने कौन कौन से स्टेज को प्राप्त किया, कैसे उन्होंने तैयारी करी। तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा और आप जो कुछ आपका बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं बिहार के बहुत ही पिछले इलाके से आया हुआ हूँ। 2005 में ज्वाइन किया था DOE में एज TET नेशनल साइंस। उसके बाद मैं ग्रेटर इंडिया का नंबर 1 स्कूल RPUB सेक्टर 10 द्वारका में लगभग 10 साल बिताया, जहाँ पे TET साइंस के रूप में था। और नंबर ऑफ स्किल्स वहाँ पे हमने काम किया। जाना डॉक्टर PB सिंह प्रिंसिपल थे वहाँ के, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाद में और भी प्रिंसिपल आए, उनसे भी सीखा बहुत सारी बातें। तो प्रिंसिपल की तैयारी हमें वहाँ से ही शुरू हो गई थी। फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली तो हम तैयार थे कि आगे आने वाले समय में हमें किसी स्कूल को अगर लीड करना है तो कैसे करेंगे, तो ये बात सिखाई गई थी। तो नंबर 1 वहाँ भी थे। उसके बाद मैं वहाँ से डिप्रेशन पे आ गया, डाइट घुमनहेड़ा SCRT में, और लगभग 1.5 साल यहाँ काम किया। तो यहाँ भी सीखने का बहुत अच्छा मौका लगा। साथियों से सीखा, यहाँ के प्रिंसिपल से भी सीखा, और डायरेक्टर सर यहाँ थे उनसे भी सीखा। तो कंटिन्यूसली सीखने का प्रोसेस चलता रहा और इसी दौरान तैयारी भी होती थी। इसके आगे मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, ये इस पेपर की आपने तैयारी करी, उसके अंदर प्री है, मेन है, इंट्रो है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने इस सब्जेक्ट के अंदर आपने तैयारी कैसे की, प्री के लिए, मेन के लिए और इंट्रो के लिए, ताकि जो भी व्यक्ति टीचर से प्रिंसिपल बनना चाहता है, जिनके सपने हैं, ताकि वो इस वीडियो को देख के कुछ प्रेरणा ले सके और अपनी तैयारी को आगे तक पहुँचा सके। मैं बताना चाहूँगा कि यूजुअली कोई तैयारी होती नहीं है स्पेशल, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है। आप अपने उसी बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकालना पड़ता है। तो आपको प्रिंसिपल के पोस्ट को जीना पड़ता है, सोचना पड़ता है उसी तरह, और उसी तरह अपने आप को ढालना पड़ता है। हाँ, जहाँ तक बात है कि तैयारी की, तो मैं अपने MA और नेट जो एजुकेशन में मेरा है उसको ही रिपीट किया, उसको ही पढ़ा। उसके बाद रिसर्च पेपर को पढ़ा, क्योंकि मेरा रिसर्च भी है, उसको पढ़ा। इवैल्यूएशन चैप्टर को पढ़ा, और संजोग बस मैक्सिमम क्वेश्चन इस एरिया से आए। तो ये मेरे लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल रहा था रिटर्न के केस में। और इंटरव्यू में कुछ और ही माहौल था, तो ये रिटर्न की तैयारी थी। तो लकीली मैं जो तैयारी कर रहा था, क्वेश्चन भी उस एरिया से काफ़ी अधिक पूछा गया। तो एक तरह से कह दे कि लक भी मेरा साथ दिया, और ये भी साथ था कि मेरी तैयारी उससे अनुरूप हुई थी। तो बहुत अधिक टाइम तो डिवोट नहीं कर पाया था, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन जो भी किया 100% करने का कोशिश की। इसमें आपने सिर्फ खाली एक ही लेवल का बताया, इंट्रो को और आप थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएं, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे लोग क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इंट्रो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कुछ भी भरोसा नहीं है क्या पूछा जाए, इसकी तैयारी क्या की जाए, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है टेस्ट के अंदर आपको पता तो ये सिलेबस है, लेकिन इंट्रो में कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आप किसके बारे में तैयारी करें। तो कृपया उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें इंट्रो के विषय। सही कहा कि टेस्ट में एक सिलेबस होता है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। लेकिन जब आपका रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा जाता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंटरव्यू के लिए। तो वही हुआ था कि मेरा रिटर्न एग्जाम अच्छा था, तो मुझे था कि सिलेक्शन होगा, और इसके आधार पर मैं इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। इंटरव्यू की तैयारी स्पेशली मैं कहीं किसी कोचिंग में नहीं गया, खुद से किया। और हमारे डायरेक्टर सर थे, उसमें उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू रखा था। उसके साथ हम अपने साथियों के बीच भी मॉक इंटरव्यू जारी रखा, कंटिन्यूस रखा। वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहा। और मेरा सिलेक्शन एक चीज़ था वहाँ, औरों से हटके था। और जो बात हटके था वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सभी लोग इंटरव्यू में जा रहे थे, मेल पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो सभी सूट टाई और कोट में जा रहे थे। जबकि मैं देखा कि ऐसा नहीं है कि इंडियन लुक में नहीं जाया जा सके, ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में ड्रेस में नहीं जाया जा सके। तो मैं उस दिन चूज़ किया था कुर्ता पैजामा और बंडी। जवाहरलाल नेहरू जो पहनते थे वो वैसा नहीं था, क्योंकि मैं यूजुअली वो पहनता हूँ डिफरेंट ओकेजन में, तो मैं उसी को पहन के गया था। और इसके कारण मेरा एक अंदर से अलग कॉन्फिडेंस जागृत हो गया, क्योंकि मैं सबसे हटके था, और मैं ऐसा ही दिखना भी चाहता हूँ। आगे आने वाले टाइम में मैं काम भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो ये नेचुरल चीज़ जो झलक के आती है इंटरव्यू में, वो उसको पसंद आ जाता है कि ये सारे लोग एक जैसा ही आ रहा है, एक नया बंदा आ गया है यहाँ पे, तो उससे अलग हटके क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा गया मुझसे पूछा गया कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आपने कैसे बिताया, अभी कैसा है, और फ्यूचर आप प्लानिंग क्या है। तो इससे रिलेटेड और डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड मैं काफ़ी अध्ययन किया हुआ था। तो जापान, जर्मनी और जहाँ से भी पूछा गया मैं जवाब दे पा रहा था। तो ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। आपका रिटन एग्जाम अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और दूसरी बात ये कि आप औरों से अलग हटकर करना है, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वैसा ही रहे। कोई बनावट या दिखावा नहीं कर सकते आप इंटरव्यू में, क्योंकि आपका नेचुरल चीज़ छलक के आता है, वहाँ अपने आप आ जाता है। कोई तैयारी की जरूरत ऐसी नहीं पड़ती है, तो आपके पास जो है वही आप। इंटरव्यू की श्रृंखला में मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर जो एस्पेक्ट है कि आप प्रिंसिपल तो बन गए, अब उसके बाद आपका क्या इरादा है, आप क्या करेंगे उसके अंदर, वो आप बताएं। जी, इंटरव्यू में भी मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और वो फ्यूचर प्लान मेरा नेचुरल है जो मैं करना चाहता हूँ, और वही बताया वहाँ भी
अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के सामने भी मैंने वही चीज़ बताया था, और आज आप सबों के सामने भी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल नहीं बनना चाहता हूँ। अभी बताना चाह रहा हूँ कि मैं हट के कुछ करना चाहता हूँ, एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं शायद यहाँ पे आया हुआ हूँ, और वो मेरा प्लान है, पहला है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द स्कूल एट द मैक्सिमम लेवल, कि अधिक से अधिक अमाउंट में, अधिक से अधिक एरिया में हम डिजिटलाइज कर पाए। तो इसके लिए पहला काम करूँगा कि ये लाइब्रेरी कम्प्लीटली 24/7 हो अवेलेबल स्टूडेंट के लिए। टीचर्स डायरी, स्टूडेंट डायरी जो हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं, उसको रिप्लेस करके ई डायरी कर दिया करेंगे। और उससे क्या होगा कि हम कहीं भी बैठे डायरी को चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट कितना है, टीचर का डेवलपमेंट कितना है। ये सारी बातें हम डिजिटलाइज मोड में लेके आएंगे। दूसरा काम, वोकेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पढ़ के निकलते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें काम ढूंढना पड़ता है और काम मिलता नहीं है। तो ऐसा काम किया जाएगा, स्कूल में बहुत सारा स्पेस खाली होता है जहाँ पे फार्मिंग सीख सकता है, कैसे खेती होती है वो सीख सकता है, वहाँ से अर्निंग भी कर सकता है, डिफरेंट वेजिटेबल उपजा के, फलों या सब्जी उपजा के किया कर सकता है, या फिर मोमबत्तियाँ बना के दिवाली में उसमें भी वो सीख सकता है कि कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे सेल किया जाता है। होली के अवसर पर रंग को बना के उसको बेच सकता है, और डिफरेंट स्किल्स जो भी हो समाज में वो अवेलेबल हो जाए उसको स्कूल में, उस लेवल पे वो सीखेगा भी, अर्न भी करेगा, और आगे आने वाले समय में बेरोजगार भी नहीं होगा। तो NEP 2020 के अनुरूप वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट करना होगा। और तीसरी बात यह है कि स्कूल का एक टाइमिंग फिक्स्ड होता है 6 से 6.5 घंटे। मैं ऐसा नहीं बांधना चाहता। बच्चा अपना स्कूल वर्क, होमवर्क सारा स्कूल में करके बैग रख के अपना घर वापस जाए, चाहे वो 3 बजे हो, 4 बज जाए, उसके बाद घर जाए और घर पे मम्मी पापा का हेल्प करे। तो ओरिजिनल में हैप्पीनेस लाने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो घर भी जाके मैक्सिमम बच्चे कहाँ से आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, जहाँ एक रूम का एकोमोडेशन होता है। क्या उस एक रूम में 4 बच्चे, 2 मम्मी पापा और बड़े बुजुर्ग रह के वहाँ पे होमवर्क किया जा सकता है? कितना कठिन होगा आप सोच सकते हैं। उस चीज़ को क्यों नहीं स्कूल में कर लिया जाए, और बच्चे वहाँ जाए, मम्मी पापा का हेल्प करे, खाना बनाए, मैं मार्केट में कोई काम होता है तो उस काम में हेल्प करे। तो ओरिजिनल में हैप्पीनेस यहाँ आएगा। मैंने रिसर्च किया था, और रिसर्च का रिजल्ट आया था कि 49% बच्चे वहाँ के, एक प्रतिभा के स्कूल के बच्चे की बात मैं बता रहा हूँ, कि वहाँ के 49% बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे सिंगल रूम एकोमोडेशन है, और एक सिंगल रूम में 5.7 मेंबर है। ये एवरेज में उस सिंगल रूम में रह के कोई एक जगह टीवी चल रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, और उसमें होमवर्क करे और वो नहीं कर पाएगा 6 सब्जेक्ट का होमवर्क, तो दूसरे दिन टीचर गुस्सा में आ जाए। इस प्रेशर में कैसे हैप्पीनेस आएगा? जबकि हैप्पीनेस कोर्स अगर दिया भी जाए तो एक क्लास होने के बाद हैप्पीनेस कैसे आ पाएगा? तो मैंने ये सोचा कि उसका ऑप्शन क्या है। तो बच्चों से फिर रिसर्च में क्वेश्चन था कि क्या आप स्कूल में रुक के होमवर्क करना चाहोगे? तो 89% बच्चों का यस में जवाब था। और फिर जब उसने वहाँ पे रुक के क्वेश्चन होमवर्क किया और बैग रख के अपने अपने घर जाने लगे, तो मुझे लगा कि ये तो एक हैप्पीनेस आ रहा है। और वो हैप्पीनेस क्यों, कैसा? तो परमानेंट हैप्पीनेस की ओर आ रहा है, सस्टेनेबल हैप्पीनेस की ओर आ रहा है। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए? तो एज अ प्रिंसिपल मैं ये काम जरूर करूंगा कि बच्चे वहीं पे होमवर्क करें, और होमवर्क करने के बाद अपना बैग वहीं पे रखें, घर जाए और अपने अपने पेरेंट्स का हेल्प करें, अपने घर में काम करें। तो हैप्पीनेस लाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, जो जरूर मैं अपने स्कूल में लागू करने का कोशिश करूँगा। इसी इंटरव्यू को आगे ले जाते हुए मैं ये और जानना चाहूँगा, जो भावी शिक्षक हैं या भावी विद्यार्थी छात्र हैं जो आगे जाके प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो किस तरह की तैयारी करें, किस तरह से पढ़ाई लिखाई करें, मतलब उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं अपने लेवल पे कहना चाहूँगा कि आपका सोच होना चाहिए बच्चों के प्रति। अगर आप स्कूल में जीते हो बच्चों के लिए, अपने कर्म को ही भगवान मानते हो, तो वर्क इस वर्ष पे चलते हो, तो आपका साथ भगवान भी देते हैं और आपका रास्ता सुगम हो जाता है। नहीं तो सिर्फ तैयारी से नहीं होती है हर चीज़, कि आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की तैयारी करोगे हो जाएगा। प्रिंसिपल जीना पड़ता है कि मैं ये करूँगा, इस तरह की कोशिश करूंगा। बच्चों के साथ जुड़ा होता है तो बच्चों का आशीर्वाद, कलीग का आशीर्वाद और आपका क्या हुआ कर्म, ये सभी साथ चलता है और साथ देता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो मैं जिस समय में बच्चों के साथ जुड़ा होता था तो बच्चे खुद कहते कि सर प्रिंसिपल मुझे आप ही जैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप जरूर आओ। तो मुझे लग रहा है कि वो भी सपोर्ट मुझे मिला है, सिर्फ पढ़ाई और इससे नहीं, क्योंकि बहुत अधिक मैं नहीं दे पाया था पढ़ाई पे ध्यान, बहुत अधिक शेड्यूल बिजी था। लेकिन ये बातें होती चली गई तो मुझे वही चीज़ पढ़ने को मिला जो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। या तो बैलक समझे या उन लोगों का आशीर्वाद या सपोर्ट समझे, ये तो करना पड़ेगा। हर बात हमारे दर्शकों को कहना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हर कोई सफलता प्राप्त कर जाए, क्योंकि कंपटीशन है काफ़ी अधिक टफ होता है, और जो सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो जिंदगी में खत्म नहीं हो जाती है। हम जहाँ भी रहे, जिस फील्ड में रहे, जिस पोजीशन पर रहे, वहाँ भी हम वही कर सकते हैं जो और नहीं कर पाएगा। तो लोगों से हटके करने की ज़रूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे मैं हूँ उस पर कुछ अलग हटके कैसे करें। अगर ये बात होगी तो कहीं भी रह के काम कर सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं, जीवन सुगम हो सकता है और हम अपना मन चाहा काम कर सकते हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको ये जो प्रधानाचार्य बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो आपने लोगों को जो आगे बढ़ने वाले हैं उनको जो प्रेरणा दी है, जिसकी प्रेरणा से वो आगे कल ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल बनेंगे, तो आपका जरूर जिक्र करेंगे।
जिस हिसाब से चीज़ों को सरल करके बताया कि आप नेचुरल इंस्टिंक्ट दिया आप प्रिंसिपल बने, ठपक पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, वो आपके अंदर बने। और हम जो है ये आज के समय में देख रहे हैं ये डाइट के अंदर रहिए, यहाँ से हम ज़्यादातर प्राइमरी टीचर ही भेजते हैं बने स्कूलों में, लेकिन जब ये प्रधानाचार्य भी यहाँ से स्कूलों के अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अनुभव हमारे बच्चों के लिए रहेगा। और मैं जो डाइट के बच्चे हैं वो इस चीज़ को देखें कि वो ये ना सोचे कि हम शिक्षक एक प्राइमरी टीचर तक ही बन के रहते हैं। तो कैसे ऐसे लोग निकलते हैं तो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और हम आगे भी इसी तरह के व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाते रहेंगे ताकि आपको और भी इन लोगों के बारे में जानने को मिलता रहे। धन्यवाद।